हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी फिजिक्स से बुक से पढ़ा रहा हूं। तो और हम लोगों का ये 18वां वीडियो है, ठीक है, क्लास 12 का आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र पहला चैप्टर है हम लोगों का। 17 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है और बहुत जल्दी 1-2 वीडियो में अब खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। अब खत्म हो जाएगा, वो भी बेहतरीन तरीके से। बेसिक टू एडवांस हम लोग खत्म कर चुके हैं हम लोग और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। और पहला चैप्टर जिसको आ गया, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि पहला चैप्टर जिसको आ गया उसको फिजिक्स आ जाएगा, ठीक। अगर नहीं आया तो समझ लीजिए आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है और मेहनत करने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो आप लोग ज़्यादा रटने पे प्रयास मत कीजिए, ठीक ना। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग ना फिजिक्स को समझें, फील करें उसको, और कौन सी चीज़ें कैसी हो रही हैं सब, मतलब उसको समझने का प्रयास कीजिए। रटिए मत, क्योंकि आप लोग रटने में प्रयास करेंगे रटने का तो आप लोग रट नहीं पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स बहुत ज़्यादा है और एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी बहुत शॉर्ट में दिया रहता है, तो एनसीईआरटी को समझना बहुत ही कठिन होता है। हालांकि अभी हम ही लोगों को प्रॉब्लम होता है उसमें, कौन स्टेप कहाँ, मतलब बहुत स्टेप गायब कर देता है, कौन स्टेप कहाँ गया कुछ पता नहीं चलता है उसमें। हाँ, बस ये है कि हेडिंग दिखता है उसमें कि हाँ ये हेडिंग है, इसका से ये हेडिंग रहेगा, ये हेडिंग रहेगा, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गाइड करने के लिए आप लोग को हैं ही। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, ये आप लोग मान के चलिए, आएगा, मैं वादा कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और डेली देख रहे हैं, और एक वीडियो एक दिन में देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है, और उसको रिवीजन करके ही अगला वीडियो देखिए। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो पहला हेडिंग है आज का, देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, गॉस प्रमेय पढ़े थे। उस पर सवाल किए थे कि गॉस प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ में ही लगता है और उसका जो पृष्ठ होना चाहिए खुला कहीं से भी नहीं होना चाहिए, और हमेशा बंद पृष्ठ में ही लगा रहता है वो जो गॉस प्रमेय है। तो देखिए आज का क्या है हेडिंग, घन कोण। आखिर में घन कोण होता क्या है, ठीक। इसको सॉलिड एंगल कहते हैं, तो वो भी कह सकते हैं सॉलिड एंगल, ये भी कह सकते हैं आप लोग। तो इसे किसे कहते हैं, ध्यान देखिए। तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद समझा दे रहा हूँ। देखिए, किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। अब मैं फिगर बना रहा हूं, समझिएगा कैसे। मतलब ये मान लेता हूं, ये क्या है, ये गोला है, ठीक। ये क्या है, गोला है, और इसके पृष्ठ क्षेत्रफल से, मतलब मान लेता हूँ इसका पृष्ठ क्षेत्रफल मैं इतना ले रहा हूँ। गोला है मतलब बॉल टाइप का है, गेंद देखे है ना, तो गेंद क्या होता है, गोला होता है। ये वृत्ताकार नहीं है, रिंग जो होता है वैसे नहीं, चूड़ी के जैसे नहीं है। ये गोला है, मतलब इस तरह गोल है। इसको देखा जाए तो चारों तरफ से गोल होगा। इसको जमीन पर जब हम लोग रखेंगे तो छोटा सा, बस बहुत छोटा क्षेत्रफल इसको जमीन को टच करता है। जैसे गेंद रहता है तो बहुत छोटा सा उसको जमीन पे टच करता है, और चूड़ी को रखा जाए तो वो पूरा सतह उसको टच करता है, पूरे पृथ्वी को, ठीक। लेकिन अगर गेंद पृथ्वी पर रखा जाए तो छोटा सा क्षेत्रफल उसको टच करता है, बहुत थोड़ा सा सटा रहता है उसमें। तो ये वो वाला है, गेंद वाला है, जो छोटा सा सटा रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा उसका क्षेत्रफल मान लेता हूँ ज़्यादा है, तो उसमें से गोल टाइप का लेकर के और उसके केंद्र पर कोई कोण बना रहा है, ठीक ना, ऐसे, ठीक ना, ऐसे। और ये कोण कितना है, ये पूरा कोण क्या है, ओमेगा है मान लेता हूँ, और ये क्या है, आर त्रिज्या का है, ठीक है। और ये क्षेत्रफल कितना है, तो ये पूरा क्षेत्रफल ए है, तो ये छोटा सा क्षेत्रफल है, तो ये डी ए मान सकते हैं, या डेल्टा मान लीजिए, या डी ए मान सकते हैं आप लोग। तो ये है, मतलब ये गोला है और इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उससे ओमेगा कोण बना रहा है और आर त्रिज्या है, ठीक। तो यही घन कोण कहलाता है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, घन कोण बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का होल स्क्वायर। यही होता है आप लोगों का फार्मूला,
तो पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यही होता है फार्मूला आप लोगों का। तो क्या बोल रहा है, घन कोण बराबर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का होल स्क्वायर। तो यही होता है। तो देखिए अगर हम मान लें यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा ए मान लिए हैं से ओमेगा कोण तथा त्रिज्या आर हो तो घन कोण, ठीक। यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिएगा, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे क्या करते हैं हम लोग, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और घन कोण बराबर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का होल स्क्वायर। तो अब देख लीजिए, अब इसी फार्मूला में रख दीजिए। अब घन कोण किसे मानते हैं हम लोग, ओमेगा से, तो घन कोण बराबर हो गया ओमेगा, ठीक। घन कोण ओमेगा बन रहा है, ठीक। अब पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, डी है, देख लीजिए डेल्टा ए है, तो डेल्टा ए कर लीजिए। अब बटा है तो बटा, त्रिज्या का होल स्क्वायर ना, तो त्रिज्या क्या माने हम लोग, आर माने, तो आर का होल स्क्वायर। और ये होता है आप लोगों का फार्मूला, ठीक है। ये हो गया फार्मूला, ठीक। अगर इसके मात्रक का बात किया जाए, इसका मात्रक है, इसके नीचे लिखिएगा, इतना पूरा नोट कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, उसको से इसके मतलब मात्रक लिख लीजिएगा। इसका जो मात्रक होता है वो तो होता है स्टेरेडियन, ठीक। अब विमा की बात की जाए तो कोण कोई सा भी हो, ये क्या होता है, विमाहीन होता है, ठीक है। तो ये मात्रक के बारे में बता दिया कि इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, और विमा बता दिया। तो हमेशा कोण कोई सा भी हो, घन कोण हो, ठीक है, या कोई सा भी कोण हो, ये हमेशा मात्रकहीन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, और मैं बता दिया हूँ कैसे कैसे लिखना है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें इसी को अभी पढ़ना है। तो अभी घन कोण बराबर क्या होता है, घन कोण बराबर होता है, घन कोण बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का होल स्क्वायर, इतना होता है ना, यही फार्मूला होता है ना, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैं इसको मान ले रहा हूँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मतलब इसको मैं लिख रहा हूँ, गोला नहीं बना रहा हूँ, मैं एक कोण बना रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं ये कोण बना रहा हूँ, ठीक, ये कोण है, इसका क्षेत्रफल ऐसे होना चाहिए, ठीक, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक, ये ऐसे हो गया है अब, ठीक है। मतलब इसका क्षेत्रफल ऐसे होना चाहिए, और इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, ठीक, ठीक है। और त्रिज्या भी घटी बढ़ी हो जाएगी, यहाँ तक ही होगी, ठीक। ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, और ना इस पे जो कोण बन रहा है इसका ओमेगा बन रहा है, ठीक। और ये क्या है, ये जो क्षेत्रफल है ये डेल्टा ए है, मान लीजिए डेल्टा ए है, ठीक। तो इसका जो सतह है, इसका तो नॉर्मल का डायरेक्शन तो होगा इधर, ठीक, इधर होना चाहिए, ठीक ना, लेकिन ये वास्तविक वाला नहीं है, ये क्या है, ऐसा होना चाहिए, ये क्या है, आभासी वाला है, ठीक। आभासी वाला ये है वास्तविक, तो इसको ऐसे बनाइए, ठीक, ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक। तो ये नॉर्मल दिशा हो गया, ऐसे होना चाहिए, ठीक ना, लेकिन ये है डी ए, डेल्टा ए क्षेत्रफल है। और इसका जो हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर कोई पृष्ठ है तो उसका जो नॉर्मल का जो दिशा होता है ना, वो सिर्फ उसके सामने होता है। जैसे मेरी दिशा किधर है, मेरी दिशा किधर है, तो आप लोगों की तरफ है, आप लोगों की दिशा किधर है, मेरे तरफ है। इस व्हाइट बोर्ड की अगर बात की जाए तो इसकी जो नॉर्मल दिशा है वो किधर है, इसके सामने। मतलब कोई अगर हम सतह ले रहे हैं तो उसका जो नॉर्मल दिशा होता है, जो साधारण दिशा होता है, वो उसके सामने होता है, बस इतना ही समझना है। कोई भी हम पृष्ठ लेंगे, उसका जो नॉर्मल दिशा होता है उसके सामने होता है, बस इतना ही बस जानना है, याद कर लीजिए इसको। कोई भी पृष्ठ है उसका दिशा उसके सामने होता है, बस इतना ही देखिए। तो ये अब इसका जो डीए है क्षेत्रफल, वो किधर जाएगा, वो इधर जाएगा, क्योंकि ये भी इसके लंबवत होगा, तो डेल्टा ए हो गया, ठीक है, ये इधर लग रहा है। और इसके बीच अगर कोण क्या हो, थीटा हो, इसके बीच कोण थीटा हो, इधर होना चाहिए नॉर्मल की दिशा में, और इसके क्षेत्रफल के बीच में बना कोण थीटा हो, तो अब क्या होगा, घन कोण ओमेगा बराबर, ठीक है,
ओमेगा बराबर, ठीक ना। और डी ए क्षेत्रफल ले रहे हैं हम लोग, डी ए क्षेत्रफल ले रहे हैं ना, तो डी ए कोण भी बनेगा, डी ओमेगा भी कोण बनेगा, डी ए नहीं डेल्टा है ना, तो डेल्टा ओमेगा कोण बनेगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ लें तो यहाँ ले लेंगे हम लोग क्या, डेल्टा ए कॉस थीटा के साथ लिख लेंगे, कॉस के साथ थीटा लिख लेंगे, यही बस देखना है आप लोगों को। ये थीटा है, कॉस के साथ लिख लेंगे, बटे त्रिज्या क्या है, आर है, तो आर का होल स्क्वायर है, वही है। और यहाँ पे जब डेल्टा रहेगा तो यहाँ पे भी डेल्टा कर देंगे। घन कोण कितना हो गया, घन कोण कितना हो गया, डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब देखिए, अब हम यदि डेल्टा के जगह पर हम लोग डी ले लें तो क्या होगा, तो होगा डी ओमेगा बराबर डी ए, जहाँ जहाँ डेल्टा है ना उसको डी मान लीजिए, डी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। और यही होता है आप लोगों का, और इसी का यूज करना है, और यही है फार्मूला। जो पहले बताया हूँ वो भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है, और जो मैं पहले बताया था इस पे, जिसका ओमेगा बराबर ए अपान आर स्क्वायर था, डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर था, क्योंकि डेल्टा था ना। और देखिए, जब हम देखिए डेल्टा का मतलब होता है ना थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ये क्षेत्रफल बड़ा है, ये डेल्टा लिया है तो मतलब ये क्षेत्रफल बड़ा है, और जब डी लेंगे ना तो वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और छोटे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ ये क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक, ये क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक ना। ये बड़े बड़े वैल्यू को मतलब का डिफरेंस होता है, ठीक ना। ये छोटे छोटे वैल्यू का डिफरेंस होता है। जैसे अब मैं बात करूँ 5 - 2 तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। तो ये डेल्टा का मान ऐसे होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना x2 - x1 बराबर डेल्टा x। तो ये कहाँ से आया है, हो सकता है यहाँ पे x2 का मान 5 हो, x1 का मान 2 हो, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो मतलब डेल्टा x का मान 3 आ गया। लेकिन और डी का मान, और डी के मान में बात किया जाएगा तो 0.5 - 0.2 ऐसे लिखा जाएगा, तब बराबर होगा 0.3, ऐसे होगा। तो देख लीजिए, ये बड़े बड़े मतलब ये डेल्टा वाला ना बड़े बड़े अंकों के बीच यूज किया जाता है, लेकिन और डी का बात किया जाए, तो डी का छोटे छोटे अंकों के बीच यूज किया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक ना। और यहाँ पे बस यही समझना है कि इसका जो क्षेत्रफल ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे है नहीं, ये सा होना चाहिए लेकिन वो ऐसे है। तो जो ऐसे होता है अगर जो, तो इसका नॉर्मल का डायरेक्शन उधर होता, लेकिन ये तो ऐसे है तो इसका अब क्षेत्रफल उधर जाएगा। इसका नॉर्मल का डायरेक्शन कहिए या डी ए का क्षेत्रफल कहिए, दोनों का एक ही क्षेत्रफल होता है। जो डी ए का है क्षेत्रफल उसका भी वही होगा, और जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा वही दिशा उसका भी होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के लंबवत ही होते हैं। और इन दोनों के बीच कोण थीटा हो तो उसको कास के साथ लिख लेते हैं, बस कास के साथ लिख लेते हैं, बस हो गया। और यदि डेल्टा बराबर डी ले लें तो क्या होगा, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो इतना आप लोगों को फिगर बनाना बहुत जरूरी है, फिगर बना लीजिएगा। इसको आप लोग मिटा सकते हैं, लेकिन ये इसको यहाँ बना लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ आए। उतारिए इसको। तो चलिए, अब हम लोग का जो अगला हेडिंग है वो देखते हैं क्या है। तो अभी हम लोग ने घन कोण के बारे में पढ़ा, घन कोण जो होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसको ना यूज हम लोग करने वाले हैं आगे, ठीक ना। एक एक चीज़ें ना फिजिक्स में, एक एक चीज़ एक दूसरे से ना जुड़ी होती हैं। पिछला वाला चीज़ पढ़ेंगे आप लोग तो उसका अगला वाले चीज़ में उसका यूज होगा। तो जितने भी आप लोग पीछे पढ़े हैं ना उसका कहीं ना कहीं हम लोग को आगे यूज करना पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स का जो है परिभाषा ही होता है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का जो होता है परिभाषा वही ना, क्रमबद्ध यानी क्रम से। तो इसका मतलब हम लोग को क्रम से सीखते जाना है और अच्छे से हम लोग को फिजिक्स आ जाएगा। बस इतना ही है। देखिए, तो अगला है गॉस प्रमेय की उपपत्ति, मतलब गॉस प्रमेय की उपपत्ति अब कैसे होती है उसको ना अब हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे होता है, ठीक। तो देखिए, इसके लिए क्या किया जाएगा, एक गोला बनाया जाएगा, ठीक। एक मान लेता हूँ क्या है, गोला है। ऐसे मान लेता हूँ क्या है, क्यू आवेश है, क्यू आवेश है। और ये ना अपने इसका केंद्र कहीं यहाँ पे, और इससे ना एक कोण यहाँ से जो है ये क्षेत्रफल डी ए से बना रहा है, ठीक ना। डी ए क्षेत्रफल है, डी ए मतलब बहुत छोटा है, तो इससे कोण कितना बना रहा है, ओमेगा बना रहा है, ठीक। और मान लेता हूँ जो इसका नॉर्मल का दिशा है, जो इसका क्षेत्रफल का नॉर्मल का दिशा होगा, ये सिर्फ इसके सामने होगा जो नॉर्मल का दिशा है, बस यही है। प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है मान लेता हूँ। तो प्लस क्यू आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, और माइनस क्यू होगा तो उसमें अंदर प्रवेश करती हैं। तो इतना आप लोग समझ आया। देखिए, तो माना ये क्या है, ये गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन मतलब जो गॉस प्रमेय का नियम का पालन करती हो, जो हर जगह से बंद हो,
कहीं से देखिए टूटा ना होना चाहिए, हर जगह क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। देख लीजिए कहीं से भी खुला नहीं है ना, ये इसका मतलब गॉस परमीय जो होता है वो हमेशा बंद पृष्ठ के अंदर ही लगता है। ठीक, तो हमेशा बंद पृष्ठ के अंदर लगता है, तो इस ये पृष्ठ क्या है, बंद है कि नहीं, तो बंद है। अब इसको हम लोग देखा जाए क्या लिखना है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसी को लिखना है। माना माना एक गॉसियन पृष्ठ के भीतर क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल ए और डीए क्षेत्रफल से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या है, तो होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान ले रहा हूँ। अब देखिए मैं कैसे किया हूँ, ये मैं कैसे लिखा हूँ। मान लेता हूँ ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, तो माना ये गॉसियन पृष्ठ है, के भीतर क्यू आवेश उपस्थित है, तो मान लेता हूँ ये गॉसियन पृष्ठ है और इसके भीतर क्यू आवेश उपस्थित है। बस इतना हमने किया। जिसका क्षेत्रफल ए है, पूरा क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, ए है, और डीए क्षेत्रफल, ये डीए क्षेत्रफल, छोटा सा डीए क्षेत्रफल होता है, ए बड़ा सा क्षेत्रफल होता है, और उसी बड़े क्षेत्रफल में से थोड़ा सा लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डीए कहते हैं। थोड़ा सा लिया जाएगा तो डीए कहा जाएगा, और पूरा लिया जाएगा तो उसको ए कहा जाएगा। डीए मतलब छोटा पार्ट होता है, तो उसका छोटा पार्ट डीए हो गया। ठीक, इससे क्षेत्रफल से आर दूरी पर मान लेता हूँ, आर दूरी पर मान लीजिए कहीं हम लोग को आर दूरी पर मतलब त्रिज्या आर दूरी पर हम लोग को कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आर दूरी पर मतलब इस पृष्ठ मान लीजिए यहीं ज्ञात करना हो, या यहीं पे ज्ञात करना हो, या यहीं पे ज्ञात करना हो, तभी तो आर होगा। तो यहीं पे ज्ञात करना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये कितना होगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर। वो भी कैसे, किस नियम से, हम लोग को पता है आर दूरी पर यहाँ पे आवेश और क्यू आवेश यहाँ पे स्थित है, और इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है। मान लीजिए यहाँ पे क्यू आवेश है और इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट है, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है के क्यू। के कांस्टेंट होता है और क्यू ये क्यू है अपान दोनों के बीच, इस पॉइंट और आवेश के बीच की दूरी का होल स्क्वायर, बस यही न होता है। ठीक, तो इसको देख लीजिए। ठीक, तो हो गया ई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो देखिए बस यही से आया है, तो ये क्यू है, तो क्यू है ई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो देख लीजिए हो गया, यहीं से लिया गया है, तो ये आप लोग को पीछे पढ़ा दिया गया है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आया। अब देखिए अब एक और चीज लिखना है, डीए क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, मतलब जो डीए क्षेत्रफल है, वो जो छोटा सा क्षेत्रफल है, उससे ना कहीं वो क्या है, वो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही होगी, तो मैं मान लेता हूँ इससे वैद्युत बल रेखाएं प्लस है, तो ये हमेशा क्या कर रहा है, वैद्युत बल रेखाओं को बाहर निकाल रहा है। तो ये भी तो कुछ निकलेगा, इधर भी तो कुछ जाएगा, सब छेद के बाहर निकलेगा। तो ये जितना छेदेगा ना इस क्षेत्रफल को, वही क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। उस क्षेत्रफल को जितना छेद दे, जितने वैद्युत बल रेखाएं छेद दे, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अब देख लीजिए ये वैद्युत फ्लक्स हो गया ना, तो ये जितना छेद रहा है उतना वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, मतलब छोटा सा क्षेत्रफल है, और इसी पर हम लोग को निकालना है। इसके कारण जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होता है, तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे जीरो बना लीजिएगा, जीरो ये फाई ही होता है। ठीक ना, फाई ये बनाया जाता है क्योंकि यह फ्लक्स का जो मान लिखा जाता है उसको फाई बना के लिखा जाता है। फाई इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। मैं आप लोगों को पहले बताया था, इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, ठीक ना, या जोड़। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, मैं इतना बताया था कि नहीं, तो ये पीछे हम लोग इतना पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखा जाए तो फाई ई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फाई, ये फाई थोड़ा सा बनाया जाता है। तो देखिए ई डी है ना, अगर हम लोग कहीं देखते हैं, कहीं लिखा हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हम लोग इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं ना, यही हम लोग लिखते हैं ना,
यही फार्मूला था 11 में पढ़े हम लोग। ए की जगह पर क्या है ई है और बी की जगह क्या है डी ए है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले पर लिखना है तो ई डी ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत? देख लीजिए आप लोग, इसी फार्मूले पर लिख दिया हूँ इसको, इतना हो गया है, समझ में आया। ई की जगह पर ए की जगह पर ई है, बी की जगह पर डी ए है, तो ई डी ए जो है उसी को और उसके साथ कॉस थीटा, तो जो है उसी को उसके साथ कॉस थीटा, बात खत्म। तो कॉस थीटा हो गया, आप समझ में आया। अब देखिए, अब ई का मान उठा के यहाँ से रख दिया जाए, ई का मान यहाँ दिया है इसमें रख दिया जाए, तो लिखा जाए ई का मान समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 में रखने पर तो ये काम किया जाए, ई का मान इसमें इस समीकरण में रख दिया जाए, तो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ई का मान क्या है के क्यू अपान आर स्क्वायर, और क्या है डी ए कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा हो गया, ठीक। अब इसमें ना जो नियत रहता है वो बाहर चला जाता है और जो नियत नहीं होता है वो अंदर ही बचा रह जाता है। तो देखिए कैसे छांटते हैं हम लोग, फाई इज इक्वल्स टू क्या है, तो अब इसमें ना छांटा जाए, कैसे छांटा जाएगा, देखिए के एक नियतांक ही होता है जिसका मान, के का मान क्या होता है, के एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ इतना होता है, आप लोगों को पता है, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, पीछे हम लोग कूलाम के नियम में पढ़ चुके हैं। तो ये के तो बाहर आएगा ही, और क्यू का मान जितना है उतना ही रहेगा, वो तो फिक्स रहता है, क्यू का मान चेंज नहीं होगा, क्यू भी यहाँ पे नियतांक है, याद रखिएगा, यहाँ पे क्यू का मान क्या है, नियतांक है, क्यू का मान नियतांक है तो क्यू भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन आपको बचेगा क्या, जो है वो लिख लीजिए, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इतना बचा। अब देख लीजिए, एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको, आप लोग इसको, और नहीं याद आ रहा है तो इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा अब बता रहा हूँ और अच्छे से, क्योंकि मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ और बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि पीछे चूँकि हम लोग जानते हैं डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, यही जानते हैं हम लोग ना। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं तो ध्यान से देखिएगा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, जहाँ इतना मान है वहाँ हम लोग इतना नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं तो रख दीजिए इसके जगह पे, तो यह इसका मान हो जाएगा फाई ई इक्वल्स टू के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, ठीक। और एक आप लोगों को एक और बात याद रखना है, कौन सा, और कहीं इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा दिया हो तो उसको हमेशा याद कर लीजिए, 2 पाई होता है इसका मान। अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा दिया हो तो इसका मान 4 पाई होता है, ठीक है। कहीं डी ओमेगा दिया हो तो उसका मान 4 पाई होता है। अब ध्यान से देखिएगा, क्यों 4 पाई होता है और थीटा का मान 2 पाई होता है। ये ना, ये रेखीय होता है, ये क्या है, यह रेखीय कोण है, ठीक है। रेखीय मतलब ना, इसमें ना 2 पॉइंट होगा, और मान लीजिए इसमें ना, मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ, चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है ना, इसके बीच में ना क्या बन रहा है, इसके बीच में रेखीय कोण बन रहा है, बस एक ही कोण बन रहा है, ठीक। अगर मैं कुछ और ले लूँ, थोड़ा गिलास और देखिए, तो इसके बीच में थोड़ा रेखीय कोण बन रहा है, लेकिन अगर मैं इस गिलास को देखूँ तो ये कुछ कोण जो ओमेगा है वो ऐसे बनता है, देख लीजिए गोला टाइप का है। तो ये क्या है, ये जो है सब जगह से मिलके बन रहा है ना, तो ये सब जगह से है, ये रेखी नहीं है, ये तो 2 ही दिशा में बन रहा है। और ये क्या है, देखिए गोल टाइप का बन रहा है, ये गोल टाइप का नहीं बनेगा, थीटा गोल टाइप का नहीं होता है, ठीक ना। तो वो बहुत करेगा तो इतना घूम जाएगा, ठीक ना, इतना घूम जाएगा, बहुत करेगा तो इतना हो जाएगा, तो 360 अंश हो जाएगा। तो 2 पाई का मान क्या होगा, पाई का मान 180 अंश, 2 से गुणा करने का तो 360 अंश, समझ में आया। तो ये ना, ये चारों दिशाओं में होता है, ये सिर्फ 2 दिशा में होता है, तो 2 दिशा में घूम जाएगा, तो ये 2 दिशा में घूमेगा, तो 2 पाई एक दिशा में, ऊपर से 2 पाई, हेनेस 2 पाई, 4 पाई, समझा ना, चारों दिशा में ही घूमता है। ओमेगा क्या है, ओमेगा का कोण गिलास में देखा जाए तो गिलास में है, ठीक है, देख लीजिए, तो यही कोण जो है गोल का यहाँ पे बन रहा है, तो यही कोण ओमेगा है, ठीक ना, समझ में आया ना। और इसको बात किया जाए ऐसे, तो ये क्या है, ये कोण क्या है, ये थीटा होता है, तो गोल बनता है, बस यही याद रखना है आप लोगों को, ठीक। तो देखिए, तो ये 4 पाई होता है, अब रख दीजिए, अब क्या है, तो अब रख दीजिए यहीं पे, इसको अब समझ गए होंगे आप लोग, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो फाई
फाइव ई इज टू क्या दिया है के क्यू इंटीग्रेशन देख लीजिए इंटीग्रेशन। अब के का मान भी रख दीजिए, के का मान हम लोग को पता है, के का मान क्या होता है, के बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये भी हम लोग को पता है ना। तो के का मान रख दीजिए, के का मान क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी हो गया इंटू क्यू है तो क्यू कर लीजिए इंटू फिर इंटू है तो क्या है इंटीग्रेशन डी ओमेगा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा के बराबर क्या लिखना है 4 पाई, तो 4 पाई कर दीजिए। अब 4 पाई से 4 पाई खत्म, बचा क्या फाइव ई इज टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही हम लोग का क्या होता है गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय, तो यही गॉस प्रमेय है। ठीक, तो अब हम लोग क्या किए सिद्ध कर दिए। तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझाने का मैं खूब प्रयास किया हूँ। तो देखिए अब एक बार और समझा दे रहा हूँ, तो ये जो मैं कैसे लिखा हूँ एक बार और समझा दे रहा हूँ बस। देखिए मैं एक गोला मान लिया हूँ, वो भी एक गॉसियन पृष्ठ जो हमेशा हर जगह क्या होता है बंद होता है, वो कहीं से खुला नहीं है। गॉसियन पृष्ठ अगर मैं बोल दूँ तो समझ लीजिएगा कि वो कहीं से खुला नहीं है, और कहीं से खुला होगा तो उसमें गॉस प्रमेय काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हर जगह से बंद है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्यू आवेश उपस्थित है, मान लेता हूँ क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, जो डी ए क्षेत्रफल से, जिसका क्षेत्रफल पूरा टोटल क्या है ए है, तो ये इसका छोटा सा क्षेत्रफल क्या होगा डी ए होगा, और डी ए से मान लेता हूँ ओमेगा कोण बना रहा है, डी ओमेगा कोण मान लीजिए, आप लोग बहुत कर रहे हैं तो चलिए डी ओमेगा मान ले रहे हैं, चलिए डी ओमेगा बना रहा है। ठीक है ना, क्योंकि डी ओमेगा लिया गया है तो डी ओमेगा लिया गया है, तो डी ओमेगा बना रहा है डी ए क्षेत्रफल से डी ओमेगा, और आर त्रिज्या पे कहीं आर दूरी पर कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है ई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर। पीछे हम लोग बता चुके हैं, हम आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, और नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और हर जगह नहीं बताया जाएगा। तो देखिए, तो इतना मैं बता दिया हूँ आपको। अब मैं बोला हूँ कि जो आर दूरी पर ई का मान होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, और डी ए क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स से इतना होता ही है, पीछे ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो फाइव इज टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, हम लोग पता है जो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा बस। अब समीकरण 1 मान लिया है, इसको समीकरण 2, अब ई का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए, ई का मान उठा के देख लीजिए, जहाँ ई है उतना यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए उतना, तो रख दिए, और इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए। अब हम लोग को क्या मिला इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। हम लोग पता है मतलब डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर का मान हम लोग को डी ए ओमेगा जानते हैं, तो इसके जगह पे डी ओमेगा उठा कर रख दीजिए, तो डी ओमेगा रख दिए। के का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है तो क्यू कर लीजिए, और जो डी ओमेगा है इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा उसको 4 पाई तक हम लोग लिख सकते हैं, उसी उतना लिख सकते हैं हम लोग, तो उतना लिख दीजिए। 4 पाई से 4 पाई खत्म, फाइव इज टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस प्रमेय था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब गॉस प्रमेय तो अब हम लोग को पढ़ चुके हैं पहले ही, और गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग अब हम लोग पढ़ेंगे, और गॉस प्रमेय अभी हम लोग उसकी उत्पत्ति की है हम लोग। तो अब हम लोग देखा जाएगा गॉस प्रमेय का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, अब 2-3 है उसके वजह से पढ़ के खत्म कर दिया जाएगा, उस वजह से चैप्टर खत्म हो जाएगा, वैसे इसमें जो एनसीईआरटी पर आधारित जो सवाल है उसको एक एक करके खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर क्या है मैं मानता हूँ, लेकिन ये हम लोग का जो शुरू का स्टेज है, ये हम लोग का शुरू का स्टेज है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ को मैं तोड़ते हुए जा रहा हूँ। ठीक ना, एक एक चीज़ को आप लोग सामने रखते हुए पोस्टमार्टम करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक ना, अन्य भी चैनल है, अगर आप लोग को न पसंद आए तो आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे तो हर एक चीज़ बताना है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है मुझे। ठीक ना, तो आप लोग मन कर तो आप लोग जा करके दूसरे चैनल पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर हेल्प लग रहा होगा तो आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं, मैं ही खुद कमेंट मतलब रिप्लाई करता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए, कोई भी बात हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं खुद रिप्लाई करूँगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, हमेशा रिप्लाई भी करता हूँ, खुद रिप्लाई करता हूँ। ठीक, तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक ना, और आप लोग के एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ, फिर आगे मैं तैयारी भी कराऊँगा। पहले 11th-12th का मैं अच्छे से मैथ और फिजिक्स पढ़ा दूंगा, ताकि आप लोग को जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तब मैं आगे तैयारी भी कराऊंगा, आप लोगों से कंपटीशन भी निकलेगा, यकीन मानिए। ठीक है ना, तो चलिए, तो अगला हेडिंग है, तो क्या है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक ना, तो इसमें कुछ अनुप्रयोग है, जिसमें से पहला है, ठीक ना, पहला क्या है, अनंत लंबाई के, आप लोग एनसीईआरटी से लिया गया है अनंत, सब आपके एनसीईआरटी से है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित
आवेशित, एक समान आवेशित सीधे तार के कारण, सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। तो जो आप लोगों का पहला हेडिंग है, एक क्या है, एक सीधा लंबा तार है, ठीक है, जो अनंत लंबाई का है, ठीक। और क्या है, तो उस सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक ना। तो मैं मान लेता हूं एक क्या है, एक ये बहुत लंबा तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का है, ठीक ना। तो मैं मान लेता हूँ अनंत लंबाई का है, ऊपर बहुत दूर तक गया है, फिगर थोड़ा अच्छा बना लिया जाए, ये भी बहुत दूर तक गया है। और मैं मान लेता हूँ ये क्या है, आवेशित है, मतलब मान लेता हूँ प्लस प्लस चार्ज इस पे है, आप माइनस माइनस भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो प्लस प्लस चार्ज इस पे आवेशित है, ठीक ना, प्लस प्लस चार्ज आवेशित है। और इसकी टोटल लंबाई क्या है, तो टोटल लंबाई पूरी क्या है, तो पूरी स्मॉल यल लंबाई का है ये तार, ठीक, पूरी स्मॉल यल लंबाई का तार है, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश से क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर निकलती हैं, ठीक। और माइनस आवेश में क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्रवेश करती हैं। तो अगर माइनस लेंगे आप लोग तो वैद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश करेंगी, और प्लस ले रहे हैं तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी। देख लीजिए, हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी, सब चारों दिशाओं में निकलेगा, समझ में आ रहा है ना, हमेशा चारों दिशा में निकलेगा। प्लस आवेश से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, ठीक। तो थोड़ा इसको हम लोग कम कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये चारों दिशा में निकलेगा, ठीक ना। तो आप लोग ये समझ लीजिए, ठीक है, इधर भी निकलेगा, 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 चारों दिशाओं में निकलेगा, ठीक। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये गॉस प्रमेय का क्या है, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो गॉस प्रमेय बाबू तभी लगता है जब क्या हो, पूरा पृष्ठ बंद हो। तो ये तो चारों तरफ से खुला है, ये तो बंदे पृष्ठ नहीं है, तो हम लोग इसमें कैसे बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, क्या करते हैं, इमेजिन ऐसा करते हैं कि ये क्या है, बंद पृष्ठ हम लोग अपने आप से मान लेते हैं। इसमें यही फिजिक्स है, यही फिजिक्स है, जहाँ आप लोगों को जुगाड़ न मिल पाए वहाँ आप लोग खुद लगा लीजिए जुगाड़, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जहाँ आप लोगों को जुगाड़ न मिल पाए वहाँ खुद जुगाड़ लगाइए, कैसे लगाना है, तो ये हम लोग क्या किया, इसको बंद पृष्ठ हम लोग मान लिया जाए, ठीक है। तो मान लिया जाए, चलिए तो लिखिए, माना ये क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है, और ये क्या है, सिलेंड्रिकल प्रकार का बनेगा, ठीक ना, बेलनाकार बनेगा, ठीक ना। और एक ऐसे है, ठीक, और ये ऐसे है, ठीक, बस तो हो गया। अब आप लोग का यही है, टोटल लंबाई स्मॉल एल है, और ये तार अब क्या हो गया, अब चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से कहीं से खुला नहीं है, इस सगली तरफ से बंद है, एकदम चमाचक बंद है, एकदम कहीं से छूटा नहीं है, सब जगह क्या है, बंद है, ठीक। तो बंद है, कहीं खुला नहीं है, जब खुला नहीं रहेगा तो इसमें गॉस प्रमेय अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस प्लस आवेश है, इसमें आवेश है, ठीक। और गॉस प्रमेय के लिए हम लोग को पता है कि आवेश की ही जरूरत होती है, और पृष्ठ बंद होना चाहिए, बस दो ही कंडीशन होना चाहिए, उसमें एक तो आवेश रहना चाहिए और एक बंद होना चाहिए। तो ये बंद भी हो गया और इसमें आवेश भी हो गया। इज इट क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं क्या है। तो अब इसमें लिखते हैं, तो लिखना है, माना एक आवेशित लंबा तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, इससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की, हमेशा आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेगा तो वो कुछ ना कुछ दूरी पे करेगा, एकदम आवेश पे नहीं करेगा, ठीक ना। आवेश मतलब क्या है, आवेश मतलब समझिए सूर्य, और आप लोगों को मैं कहूँ धूप, और मैं यही एग्जांपल दिया था कि तीव्रता को हम लोग समझें तो हम लोग धूप से समझ सकते हैं। गर्मी में धूप बहुत ज़्यादा लगता है, इसका मतलब उस समय क्या है, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ठंडी में धूप बहुत कम लगता है, इसका मतलब क्या है, ठंडी में तीव्रता बहुत कम होती है। और सूर्य क्या है, एक आवेश है, और उससे जो रोशनी आ रही है वो सभी क्या है, बल रेखाएं हैं मान लिया जाए। तो हम लोग जितना ही नज़दीक जाएंगे उतना ही अधिक धूप लगेगा, अधिक ताप लगेगा, इसका मतलब जितना ही आवेश के हम लोग पास जाएंगे उतना ही अधिक तीव्रता होगी, और जितना ही आवेश से हम लोग दूर रहेंगे उतना ही अधिक कम तीव्रता होगी, ठीक। आप लोग समझ में आया होगा, ठीक। तो देखिए, तो यही मैं बोला था कि अब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आप लोग सूर्य पे जाकर बैठ के नहीं निकालेंगे, हाँ,
उससे कुछ दूरी पर ही निकालेंगे। मतलब यहाँ पे कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, मतलब धूप की तीव्रता कितना होगी, फिर यहाँ पे कितनी होगी, वहाँ सूर्य है तो इतना दूरी पे कुछ तो निकालेंगे। अब वहाँ बैठ के नहीं निकालेंगे, तो इस तरह वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे आवेश है, तो उससे कुछ दूरी पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। तो मान लेता हूँ हमेशा हम लोग लेते हैं r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं मान लिया हूँ क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब एक क्षेत्रफल गोलाकार बन रहा है यहाँ पे, देखिए एक क्षेत्रफल ये है और दूसरा क्षेत्रफल ये है, देख लीजिए ये दूसरा एक और क्षेत्रफल है, दो गोला बन रहा है, दो गोला और एक क्या, एक बेलन बन रहा है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये बेलन वाला बन गया, तो ये पहला क्षेत्रफल, ये दूसरा क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्रफल मिल गया, ठीक। तो ये क्षेत्रफल हो गया, ये भी क्षेत्रफल हो गया, और ये क्षेत्रफल तो इससे बन रहा है वक्राकार पृष्ठ से। तो मैं मान लेता हूँ ये एक क्षेत्रफल यहाँ से, इसका पूरा क्षेत्रफल डी है, तो मान लेता हूँ इसको क्या लिया जाए, DA1 ले लिया जाए, और इसकी नॉर्मल की दिशा किधर होगी, इधर होगी, इसके सामने होगी, DA1 लिया जाए, DA1। और ये क्या है, इसको ले लिया जाए, ये इसकी नॉर्मल की दिशा किधर होगी, इधर होगी। ये क्या है, DA2 है ये क्षेत्रफल। तो DA2 देख लीजिए, DA2 और इससे वैद्युत बल रेखाएं जो, या वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये तो इधर लग रहा है ना, तो ये इधर लग रहा है, तो इसके बीच का कोण कितना है, 90 अंश है। तो यहाँ पे थीटा कितना निकल गया, यहाँ पे 90 अंश निकल गया, कोण निकालना है हम लोग को, यहाँ 90 अंश निकल गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये इधर ही लगा है, मतलब इधर भी लग रहा है, तो यहाँ पे कोण कितना होगा, 0 अंश होगा। मतलब यहाँ पे थीटा का मान क्या निकल गया, 0 अंश। समझ में आया। यहाँ पे देख लीजिए एक ही दिशा में लग रहा है, जब एक ही दिशा में, जब दो राशि एक ही दिशा में लगते हैं तो उन दोनों के बीच कोण कितना होता है, 0 अंश होता है। और जब दो राशि एक दूसरे से विपरीत दिशा में जब लगते हैं तो उन दोनों के बीच कोण कितना होता है, उन दोनों के बीच कोण 90 अंश होता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ कोण ही निकालना है। तो देखिए तो इसमें DA1 उधर लग रहा है और DA1 इधर लग रहा है, DA2 उधर लग रहा है, ठीक ना। और DA2 के जैसे ही ये भी है, तो एक DA1 और एक ये भी है DA1। तो इसका भी देख लीजिए, इसका भी तो है DA2 है, तो ये भी DA2 होगा। और ये भी क्या होगा, ये भी अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकलेगी तो इसके बीच कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश ही होगा, ठीक। और DA क्षेत्रफल लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं DA क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। और फाई देखिए इसका मतलब क्या होता है, जोड़। मतलब जितना भी क्षेत्रफल है, जितने भी इस टाइप के क्षेत्रफल हैं, सबको आपस में जोड़ लिया जाए। इसका मतलब क्या था, जोड़। मतलब अब जोड़ा किसको जाएगा, तो एक ठोई है, एक ठोई दू है, एगो है तीन गो टाइप का क्षेत्रफल बन रहा है। एगो है बन रहा है, एगो है गोलवा, एगो है गोलवा, दू गो गोलवा, एगो है लंबका वाला, तो 3 गो बन रहा है। तो 3 गो क्षेत्रफल बन रहा है और कोई नहीं बन रहा है, आपको यही करना है। और यही एक नियम है, आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम लोग आराम से इसको करेंगे, आराम से ख़त्म करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक ना। तो देखिए, तो अब हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल टू, ठीक ना। अब इंटीग्रेशन आप देखिए, तो अब देखिए A1 जो है ना, A1 तो एक ही है, क्योंकि पूरा अकेले कवर कर रहा है, तो इसका तो एक ही है, तो इसको लिख लीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर तो हर जगह वही है, E वेक्टर हो जाएगा डॉट DA1 है, DA1 हो गया, ठीक। फिर प्लस, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है, ये भी 90 अंश का कोण बना रहा है, ये भी DA2 है, ये भी DA2 है। तो एगो DA2 है, एगो DA2, दो गो DA2, ठीक ना। E वेक्टर इसमें भी उतना ही रहेगा, इसमें भी रहेगा E वेक्टर, क्योंकि ये फार्मूला में ही है। और यहाँ पे DA2 लिए है ना, तो डॉट DA2 हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा 2, ठीक। तो अभी मैं बताया था, और कहीं A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, AB cos थीटा लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं ना। तो बस वही किया जाए यहाँ पे फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA1
cos थीटा। तो cos थीटा, अब DA1 में क्या है, DA1 में थीटा का मान क्या है, 0 अंश है, तो cos थीटा का जब क्या लिखा जाएगा, 0 अंश लिखा जाएगा। प्लस है तो प्लस 2 है, क्योंकि यह देख लीजिए एक ये है एक ये है, दो गो गोलाकार एक ही टाइप का बन रहा है, तो एगो गोला है एगो गोला, दो गो गोला, वही दो गो गोलवा बना दिया हूँ, दो गो गोलवा हो गया। और दोनों गोलवा का क्षेत्रफल कितना है, DA2 है तो DA2 ले लिया। तो ये तो हो गया ये लंबका वाला क्षेत्रफल बा, ये दूसरा वाला हो गया आप लोगों का गोलवा वाला, समझ है ना। देखिए तो 2 है तो 2 कर लीजिए, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक। और ई DA2 cos थीटा ना, तो यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 90 अंश है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी मान लीजिए एक गोलवा दो गोलवा में कितना है, दोनों गोलवा में 90 अंश है, तो थीटा का मान यहाँ पे 90 अंश। अब हम लोग को क्या पता है, cos 0 अंश बराबर होता है 1 और cos 90 अंश बराबर होता है 0, होता है कि नहीं। उठा के माना रख दीजिएगा यहाँ पे, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट DA1, ठीक। DA1 cos थीटा का मान क्या है, 1 है तो 1 कर दीजिए, प्लस 2 है तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई DA2, तो DA2 में आकाश 90 डिग्री का मान क्या है, 0 है तो 0 से गुणा कर दीजिए। तो अब तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा होगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, बस खत्म इसका। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि मुझे लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा सा पीछे करके, पीछे भी बता सकता हूँ। तो फाई ई बराबर, इसको अब देखिए क्या हो जाएगा, तो अब ई क्या है यहाँ पे, ई यहाँ पे जो है ई कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा नहीं, तो इसको ना बाहर कर दिएगा, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन DA1 तो DA1 होता है, ठीक, DA1, ठीक ना। अब देखिए इंटीग्रेशन DA1 है ना, तो जब इंटीग्रेशन और हम पीछे बता चुके हैं क्या, इंटीग्रेशन अगर DA कहीं हो तो उसको हम लोग A लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन आप DB कहीं हो तो उसको हम लोग B लिख सकते हैं, ठीक ना। और इंटीग्रेशन आप दुनिया हो तो दुनिया लिख सकते हैं, ठीक। तो इतना समझ में आया। तो जहाँ DA है तो वहाँ पे A लिख दीजिए, A1 है तो A1 कर दीजिएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई, और DA1 को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ A1 लिख सकते हैं, क्योंकि इतने का मान क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक। और फिर इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इतने का ना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटा के मैं अच्छे से ऊपर से बता रहा हूँ। देखिए एक बार और समझ लीजिए इसको, मैं सोच रहा हूँ कि इसको अच्छे से समझा दूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। मैं क्या कहूँ, मैं क्या क्या हूँ कि एक लंबा तार लिया हूँ जिसकी लंबाई L है, ठीक। ये आवेशित है, प्लस आवेश से आवेशित कीजिए चाहे माइनस आवेश से आवेशित कीजिए, उतना ही माना आएगा, ठीक ना। तो मैं प्लस से कर दिया हूँ, और ना इसमें ना गॉस प्रमेय क्या किसमें लागू होता है, वो पृष्ठ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और वो आवेशित होना चाहिए। तो ये आवेशित तो है ही, और इसको बंद करने के लिए हम लोग मान चुके हैं, क्या माने हैं कि एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिए हैं जो बेलनाकार है, जो यहाँ पे एक क्षेत्रफल है एक क्षेत्रफल यहाँ है, दोनों गोला दो गोला बन रहे हैं, और एक लंबाकार गोला मतलब एक क्षेत्रफल बन रहा है। तो इसको A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया, दोनों को एक ही प्रकार का है तो इनको एक ही मान लिया हमने। तो एक एक मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया, और ये अकेले है। यहाँ पे देख रहे हैं वायु शक्ति तीव्रताएं हमेशा बाहर निकलती हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 0 अंश बन रहा है, और यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश। बस तो हम लोग को पता है फाई ई बराबर वायु क्षेत्र के फ्लक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर होता है, और इसका मतलब होता है जोड़ मतलब जो क्षेत्रफल है तो वो जोड़ दीजिए। हमने जोड़ दिया, थीटा का मान दिया है, थीटा का मान रख दिया, और थीटा का मान निकाले हैं, तो हम लोग फाई ई बराबर EA1 आ गया है, ठीक। और ये सब जानते ही हैं आप लोग, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, तो अब देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, फाई ई इक्वल टू EA1 है, ठीक ना। तो देखिए ये तो है वक्र पृष्ठ, इसको निकाल दिया जाता है तो बेलन का वक्र पृष्ठ बच जाता है, और इसको मिला लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा हो जाएगा। संपूर्ण मतलब क्या होता है, ये प्लस ये तीनों मिलके, एगो दूगो तीनों क्षेत्रफल मिल जाएगा, तीनों का क्षेत्रफल मिला दिया जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ होता है। लेकिन इसको गोलवा को अगर छांट दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए, तो फिर क्या है, ये सब वक्र पृष्ठ है। तो देखिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है, बेलन का पीछे पढ़े होंगे आप लोग, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई RH, यही होता है, ठीक ना। तो 2 पाई RH होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, H होती है, लेकिन यहाँ पे तो उसकी ऊंचाई क्या है, स्मॉल l है। तो यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई R तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे H की जब क्या होगा, L रहेगा, तो बस L हो गया बस। तो यही हम लोग को A के बराबर रख लिया है। तो ये क्या है, A का मान है, A1 का मान है, A1 का मान दिया है तो ये रख दीजिए। तो फाई ई इक्वल टू क्या निकल गया, E है तो E कर दीजिए, A1 का मान क्या है 2 पाई R L, समझ में आया। अब फाई ई हम लोग को पता है
गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय से, अब देखिए गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये होता है ना, यही गॉस प्रमेय होता है। अभी हम लोग पीछे पड़े हैं, फाई का मान ये दिया है, यहाँ पे रख दीजिए, फाई का मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो फाई का मान यहाँ पे रख दीजिए हम, तो क्या होगा यहाँ पे रखेंगे तो ई 2 पाई आर एल बराबर, इधर क्या है क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो देखिए ई का मान हो गया तो ई हो गया। ठीक, इनटू 2 पाई आर एल है, तो ये तो इधर क्या है गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, देख लीजिए। तो ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्यू है तो आप क्यू लिख दीजिए, अब बटे है तो बटे 2 पाई आर इंटू ये इंटू एल इंटू एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, बातें खत्म। अब देखिए ई बराबर, अब हम लोग एक और नियम पढ़े थे पीछे, हम लोग एक और फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, आवेश का सतत वितरण यानी रेखीय वितरण, आवेश का रेखीय वितरण, रेखीय वितरण मतलब किसी के लंबाई में वितरण, मतलब कोई लंबी वस्तु हो और उसको हम लोग आवेशित किया जाए तो आवेश उसके संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है कि नहीं, तो उसको पढ़े थे रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन यल होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्यू का मान रखा जाए तो ये इधर आ जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा क्यू बराबर लैम्डा इंटू यल, इसका मतलब क्यू के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम लोग, लैम्डा यल। पूछिए कैसे, ये भी तो क्या है, एक लंबा ही है, एक रेखीय है, वो भी क्या है आवेशित है, देख लीजिए इसी तरह है, लंबा सा है, वो भी आवेशित है, तो ये फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। मैं बोला हूँ पहले से ही कि जो हम लोग पीछे पढ़े हैं वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा, पीछे के जितने हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सब का सब अप्लाई होगा। ठीक ना, तो देखिए कैसे, तो क्यू का मान, ई का मान क्या क्यू का मान रख दिया लैम्डा एल, तो लैम्डा एल रख दीजिए, लैम्डा एल क्यू के स्थान पर रख दिए, बट्टा है तो बटा 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट को एक पास कर लेते हैं और आर एल को इधर कर लेते हैं, आर एल, तो देख लीजिए ये एल से एल खत्म, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, तो इसको क्या किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान, ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इधर क्या बचा है लेम्डा बचा है, अब बटे क्या बचा है आर बचा है, तो इधर इंटू है। एक काम कर रहा हूँ, इसको हम 4 पाई बना ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक 4 पाई पढ़ते आ रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या कर दिया जाए, ऊपर में भी 2 से गुणा कर दिया जाए और नीचे में भी 2 से गुणा कर दिया जाए, तो ये क्या है 2 दूनी 4। तो अब ई का मान क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेम्डा अपान आर हो जाएगा। 2 लेम्डा अपान आर है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, तो इतना आप लोगों का यही क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। ठीक ना, और इतने के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, के भी लिख सकते हैं, तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं के 2 लेम्डा अपान आर लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ लेम्डा बराबर क्या है रेखीय घनत्व होता है। ठीक है, तो इतना लिखिए, थोड़ा सा और बताना है आप लोगों को। ठीक है, अभी इसको बता कर यही फार्मूला भी थोड़ा सा और लिखवाना है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब रुकिए एक बार और देख लीजिए आप लोग, फाई ई बराबर E(A1) होता है, और बेलन का वक्रपृष्ठ का हम फार्मूला जानते हैं, ये बेलन बचा है, ये इसका मान 0 हो गया है, तो उसको हम लोग हटा दिए। ठीक, और ये A1 का मान है, तो A1 का मान क्या है, ये पूरा वक्रपृष्ठ है, तो वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन उसकी लंबाई जब एच हो तब, यहाँ पे लंबाई क्या है स्मॉल एल है, तो स्मॉल एल रख दिया जाएगा ना एच के जगह पे। तो यहाँ पे देख लीजिए A1 का मान बेलन का वक्रपृष्ठ क्या रख सकते हैं हम लोग 2 पाई आर एल रख सकते हैं, तो उठा के ए का मान रख दीजिए 2 पाई आर एल। और आगे गॉस प्रमेय अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो आवेश का रेखीय वितरण, देखिए आवेश का रेखीय वितरण लैम्डा बराबर क्यू अपान एल होता है। ठीक, तो ये भी तो रेखीय ही है, एक लंबा सा पतला सा तार है उसको आवेशित किया गया है, तो ये नियम इसमें भी लगेगा, इसका मतलब लैम्डा बराबर क्यू अपान एल फार्मूला इसमें भी लगेगा, तो लगेगा तो क्यू बराबर लिख सकते हैं लैम्डा एल, तो लैम्डा एल हो गया। और गॉस प्रमेय में फाई का मान यहाँ दिया हुआ है, उठा के इसको रख दीजिए, रखने में कोई दिक्कत है, गुना कर दिए फांसी दे देंगे आप लोग, देख लीजिए, तो बस तो उठा के रख दीजिए, हमने रख दिया। और क्या किया, इन सभी को उधर भेज दिया, क्योंकि हमको वैद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत तीव्रता जैसे मतलब रहला हो कि हमने अपने पास बैठा लेने के बोला गया, बाकी सभी लतिया के धकिया के भगा देने के, ठीक ना, तो वही काम यहाँ पे करना है हम लोग को। ई से मतलब है, बाकी सबको हटा दीजिए, भगा दीजिए उधर, जाओ उधर, ठीक ना, तो ई को बचा लिए और इसको भगा दिए। ठीक, उसके बाद इसको क्या किया गया, बस हल्का सॉल्व किया गया बस, ठीक ना, सॉल्व करेंगे आप लोग तो ई बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। और यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बच रहा था, तो हमको इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना ही है, क्योंकि फार्मूला के को हमको के बनाना है ना, इसको कांस्टेंट का मान होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
तो यहाँ पे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है, तो हम लोग के पास तो ऑप्शन होता है 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए। तो देख लीजिए 2 तो ऊपर हो गया तो 2 लेमडा हो जाएगा, तो 2 लेमडा हो गया, और है 2 से आके हमें गुणा मारेगा तो 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे आर है तो आर लगा दिए। अब इतने का मान तो के भी होता है, तो ई बराबर के 2 लेमडा अपन आर, समझ में आ गया। और निर्वात के लिए रहेगा तो देख लीजिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया निर्वात के लिए, तो ये तो हो गया निर्वात के लिए, निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों हो गया निर्वात के लिए। निर्वात के लिए इसी में लिख लीजिएगा। और माध्यम के लिए बात किया जाए, माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए और ई का मान लिखा जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब बटे के का मान यहाँ रहता है, ठीक। और ऑलरेडी क्या है 2 लेमडा अपन आर, और ये हो जाएगा माध्यम के लिए। और इस पर हम लोग सवाल कल करेंगे। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, बहुत डीपली, और एक एक चीज़ आप लोगों के सामने सब है, सब इसको पोस्टमार्टम कर दिया हूँ, ठीक ना। तो आप लोग सब समझ में आया ही होगा, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और इस पर अभी हम लोग सवाल करेंगे, कल सवाल करेंगे, ठीक ना। इसको थोड़ा सा रिवाइज भी किया जाएगा, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट बनाइए अच्छे से, मैं एक एक चीज़ आप लोगों के सामने फोड़ के रख देता हूँ, ठीक ना। और 1-2 और डेरिवेशन बचा है, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा आराम से, उस वजह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्लास बहुत लंबा हो गया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।